गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कोलबर्ग। कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इससे आप ये मानिए कि आपका एक क्वेश्चन या इनडायरेक्ट वे में दो क्वेश्चन कन्फर्म है। तो चलिए हम इसको आज कंटिन्यू करते हैं। कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इससे एक क्वेश्चन तो श्योर रहा है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग क्या थे? लॉरेंस कोलबर्ग जो थे ये कौन से अमेरिका के साइंटिस्ट थे? यूपी टेट में पूछा गया ये एक बार। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसको क्या बोल वो उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। जो इन्होंने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिकता का सिद्धांत जिसे कहते हैं। नैतिकता का सिद्धांत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी MDT। अच्छा, नैतिकता होती क्या? नैतिकता मतलब मोरालिटी। ये होती क्या है? मतलब इसमें किसी चीज़ को सही या गलत का डिसीजन लेना, सही या गलत का मतलब राइट और रॉन्ग में जो फैसला करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नैतिकता। कि क्या हमारे लिए सही है, क्या सोसाइटी के लिए सही है, इंडिविजुअल खुद के पर्सपेक्टिव से और सामाजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब इस चीज़ की पहचान होने लगे कि सही और गलत में क्या है, इस चीज़ का जब अंतर पता चलने लगे, तो इसको कहते हैं मॉरलिटी प्रिंसिपल यानी नैतिकता। जैसे कि चोरी करना, एग्ज़ाम में चीटिंग करना, तो पता है कि गलत चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है। तो इसमें क्या है, इंसान को पता होने लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उसको मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी हो जाती है, इसी को कहते हैं मॉरलिटी। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो जब भी हम लोग कोलबर्ग की बात करेंगे या मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करेंगे, यानी नैतिकता के सिद्धांत की हम जब भी बात करेंगे, तो एक थ्योरी से रिलेटेड है जिसे कहते हैं हेन्स थ्योरी, हेन्स स्टोरी। हेन्स की कहानी। तो ये स्टोरी, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस स्टोरी से एक बार पूछा गया है, इसी पर पूरी कोलबर्ग की पूरी थ्योरी इसी पर डिपेंड है। पूरा जो भी बेस है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी की स्टोरी से इवॉल्व हुआ है। इसको कहते हैं हेन्स स्टोरी, हेन्स स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं कि हिंस की स्टोरी थी क्या। तो हिंस की स्टोरी क्या थी? हिंस एक पर्सन था और इसकी वाइफ होती है जो कि बहुत बीमार होती है। तो इसकी वाइफ को लाइफ सर्वाइवल के लिए मतलब एक दवा की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ही वो ट्रीटमेंट हो सकता था उसका। उस दवा के अलावा इसका बचना मुश्किल था। तो ये डॉक्टर के पास जब दवा लेने जाता है हिंस जो है, तो डॉक्टर बता देते हैं कि दवा कहाँ पे मिलेगी। तो अभी शॉप में जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टेज होती है दवा की। फिर ये पता करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है इसकी, कौन बना रहा है। फिर ये वहाँ पहुँचता है जो उसको दवा को जो बनाता है, जिसने दवा को बनाई होती है, मैन्युफैक्चरर जो होता है। तो जब ये पर्सन इसके पास पहुँचता है तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और इसका रेट क्या करता है, 5 टाइम्स ज़्यादा लेता है। और ये होता है गरीब। तो अब इस केस में क्या करें?
तो इसने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दवा की चोरी करेंगे, क्योंकि वो लेने में सक्षम नहीं होता है। तो उसने एक फ़ैसला लिया कि हम दवा की चोरी करेंगे। तो इसमें हिंस ने क्या डिसीजन लिया, हिंस ने डिसीजन लिया था चोरी करने का। तो यहीं पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इसका चोरी करना सही था या गलत था। अगर चोरी करता है तो वो अपनी वाइफ को बचा सकता है, अगर चोरी नहीं करता है तो वो अपनी वाइफ की लाइफ को नहीं बचा सकता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट हो गया, मतलब एक संदेह क्रिएट हो गया, दुविधा क्रिएट हो गई कि उसको चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वही चीज़ है मॉरल डिलेमा, मतलब इसमें राइट और रॉन्ग क्या है, इसके बारे में डिसीजन ले पाना या नहीं ले पाने के बारे में दुविधा में रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये होता है डिलेमा, मॉरल डिलेमा डेवलप हो जाता है। ये कोलबर्ग के उसमें आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरल डिलेमा की सिचुएशन किस थ्योरी में क्रिएट हुई थी, तो उसका क्या होगा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। इसमें डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये सेम वही चीज़ की चोरी मतलब करें कि ना करें, चोरी अगर करते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ सकती है, चोरी नहीं करते हैं तो वाइफ की लाइफ नहीं बच सकती है। तो क्या करें आखिर। जैसे और एग्जांपल लें तो जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा है चीटिंग कर रहा है तो उसको मालूम है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चीटिंग कर ले, फुल मार्क्स आ जाएगा, तो चीटिंग वो करे कि ना करे, चीटिंग करके पास हो रहा है तो चीटिंग करे कि ना करे, या फिर फेल हो जाए। ये एक डिलेमा है कि मतलब अच्छा को अगर फॉलो कर रहा है तो उसका पर्सनल लॉस हो रहा है, बुराई को फॉलो कर रहा है तो वो समाज का नियम तोड़ रहा है, तो क्या करे आखिर वो। ये होता है मॉरल डिलेमा। अब सीटेट एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि कोई है वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, किसी स्टेट अदर की तैयारी कर रहा है, तो किसकी तैयारी करे, डिलेमा में। केवीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों के एग्ज़ाम आस पास आ रहे हैं, तो किस पर फोकस करे। अगर इस पर फोकस कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये एक डिलेमा क्रिएट हो रही है। अब ये इस स्टोरी में, हेंस की स्टोरी में, हेंस ने क्या डिसाइड किया था, हेंस ने डिसीजन ले लिया था कि वो चोरी करके अपनी वाइफ को सेव करेगा, और लेकिन उसको पुलिस पकड़ सकती है ये उसको डाउट था। तो आखिर वो करे क्या, तो इस डिलेमा को उसने दूर किया और डिसाइड कर लिया कि वो चोरी करेगा। दूसरी बात इसमें जो कही गई है वो कही गई मॉरल रीजनिंग के बारे में, मतलब नैतिक तर्कणा के बारे में, मॉरल रीजनिंग के बारे में दूसरी बात कही गई है कि यहाँ पर क्या है। इसके पहले किस बारे में बात की हम लोगों ने, मॉरल डिलेमा के बारे में, दुविधा के बारे में। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तर्कणा के बारे में, मतलब वो डिसीजन लेने की क्षमता उसमें डेवलप हो गई है, वो डिसीजन ले सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे हेंस ने चोरी का डिसीजन ले लिया था, तो ये क्या है, मॉरल रीजनिंग में आ गया है। अब जो स्टूडेंट है वो केवीएस और यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं दोनों को प्रिपरेशन एक साथ करूँगा, साथ लेके चलूँगा। रीट वाला और केवीएस का जो स्टूडेंट है उसने डिसीजन ले लिया कि मैं केवीएस के एग्ज़ाम पर ही फोकस करूँगा, रीट के एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करूँगा, मुझको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसने रीट को अवॉइड कर दिया। तो क्या किया, उसने डिसीजन ले लिया अपने डिसीजन में। अब जैसे कि कोलबर्ग के मॉरलिटी प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली ये 3 लेवल्स पे हैं। तो 3 लेवल्स तो इसकी 3 हैं, लेकिन स्टेज कितनी है, 6। मतलब हर लेवल पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 है इसका ये प्री कन्वेंशनल स्टेज, लेवल 2 है कन्वेंशनल स्टेज, और लेवल 3 है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 3 स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका पहला पार्ट, सब पार्ट में मैंने जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं बस वही लिखी हैं, कुछ भी बकवास नहीं लिखा हुआ है, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो ना, और आप जितना उतना ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा सब बकवास है। अब पहले स्टेज की बात करते हैं जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, हिंदी में प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर बोलते हैं इसको। इसका आपको एज पता होना चाहिए कि ये 4 से लेके 10 साल के बच्चे तक ये स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल। पहली चीज़ स्टेज हो गई, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसको क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में नहीं पता होता है, इसको कुछ नहीं मालूम होता। अब यहाँ से अंदाज लीजिए कि 4 साल का बच्चा है जो, उसको क्या ही पता होगा। वो कहीं किसी भी अपने भाई को या किसी भी पर्सन को, किसी भी मेहमान को, देखिए छोटा बच्चा होता है तो स्लैप कर सकता है, झापड़ मार सकता है, खिलौने तोड़ सकता है, टीवी तोड़ सकता है, महंगे से महंगे सामान तोड़ सकता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या सही है क्या गलत के बारे में
नहीं पता है, ये आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। ये पहला, ये दूसरा। दूसरों के मानक पर डिपेंड होता है, मतलब दूसरे जो बताते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, गिर जाओगे, इसको मत तोड़ो, टीवी टूट जाएगी, तो दूसरों के डिसीजंस पे, स्टैंडर्ड्स पे वो डिपेंड होता है। ये आपको पॉइंट तीसरा पूछता है, एग्जाम में आ चुका है। किसको किस स्टेज में उसको पता नहीं होता है सही गलत का, तो प्री कन्वेंशन, चार तीनों स्टेज लिखी होंगी, कोई और स्टेज लिखी होगी, तो उसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज आपका ऑप्शन होगा। दूसरों के आधार पर, दूसरों के मानक पर डिपेंड होता है, ऐसी कौन सी स्टेज होती है, ऑप्शन में दिया होगा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो ये 3 पॉइंट। एज 4 से 10 साल। अब चार ट्रिक यही है कि 4 साल के बच्चे को आप अंदाज़ा लिए कि उसको सही गलत का पता नहीं होगा, दूसरी चीज़ है। तीसरी, वो दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड होता है, दूसरों के मानक पर डिपेंड होता है, तो इसमें आपको एक ही बार में सब याद हो गया। इसका जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब दंड एवं आज्ञा। मतलब अगर कोई अच्छा काम वो कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? अप्रेजल मिल रहा है, और ओबीडियंट कहला रहा है वो, ओबीडियंट बॉय या ओबीडियंट गर्ल कहला रहा है। और अगर वो किसी चीज़ को फॉलो अच्छे से, मतलब किसी चीज़ को, मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो उसको क्या मिल रही है? पनिशमेंट मिल रही है, सज़ा मिल रही है। तो ये चीज़ है दंड और आज्ञा पर। अब जैसे क्लासरूम में वो होमवर्क करके ला रहा है रेगुलर, तो उसको क्या मिल रहा है? ओबीडियंट है वो। और अगर वो नहीं करके ला रहा है तो क्या उसको टीचर पनिश कर रहा है? टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है। और अगर गुड मॉर्निंग क्लास टीचर को नहीं विश कर रहा है तो हो सकता है टीचर उसको डांटे या पनिश करे कि खड़े रहो 5 मिनट तक। तो ये चीज़ है पनिशमेंट और ओबीडियंस के बारे में। इसके पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इसका क्या है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, साधात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में। इसमें बस इतना याद रखना, यही आपकी ट्रिक है। जैसे को तैसा, डायरेक्ट पूछता है टिट फॉर टैट की स्टेज। जैसे को तैसा करने की भावना किस स्टेज में पाई जाती है, उसमें सब लिखा होगा। इंस्ट्रूमेंटल, मतलब हर लेवल के 2-2 पार्ट होंगे, तो कोई भी 4 पार्ट ऑप्शन में लिखा होगा। इंस्ट्रूमेंटल, रिलेटिविस्ट, इंडिविजुअल में लिखा होगा, या फिर लिखा होगा पनिशमेंट ओबीडियंस, या फिर लिखा होगा गुड बॉय बैड बॉय, या फिर लिखा होगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या लिखा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, या यूनिवर्सल। कुछ भी 4 ऑप्शन में से लिख दी जाएंगे। तो यहाँ से आपको या पता का होना चाहिए कि टिट फॉर टैट मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। टिट फॉर टैट, जैसे टी, यहाँ से देखिए टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये देखिए आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उसने उसको झापड़ मारा तो इसके बदले में ये भी इसको स्लैप कर दिया। इसने इसका कोई चीज़ चोरी की तो इसने भी चोरी कर ली, इसने इसकी कोई चीज़ तोड़ी तो इस स्टूडेंट ने भी इसकी तोड़ दी, जैसे को तैसा। दूसरा लेवल आता है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। अब इसमें सिर्फ उतना ही आपको चीज़ें याद करनी है जितना इसमें लिखा है, इसके अलावा सब कुछ बकवास है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहली चीज़, पहली स्टेज जो थी प्री कन्वेंशनल, वो कब से कब तक थी? वो थी 4 से 10 साल तक। उसमें क्या था? दूसरों पर, दूसरों के मानक पर डिपेंड होता था, सही गलत का पता नहीं होता था, ये थी उसमें। बस 4 से 10 लिखिएगा और 4 साल के बच्चे को कॉन्सेप्ट में लगा के अपना दिमाग लगा लीजिएगा। दूसरी स्टेज कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या याद रखना? पहली चीज़ 10 से लेके 13 साल, वो 10 साल तक थी, अब इसको 3 साल बढ़ा दी गई, तो ये 10 से 13 साल तक के बच्चों में कन्वेंशनल स्टेज पाई जाती, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दूसरे का जो स्टैंडर्ड होगा, जो दूसरे का जो मानक होगा, उसको अपने अंदर समावेशित कर लेता है कि सही ये है, अच्छा ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, चोरी करना गलत होता है, चोर बुरी चीज़ होती है। और मतलब जो भी समाज के बारे में जो उसको पता चलता है दूसरों से, उसको वो चीज़ अपने अंदर इनकलकेट और समावेशित कर लेता है। जो उसको पता चलता है कि करना चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है, लड़ाई नहीं करते हैं, गंदी चीज़ है, क्लास में टाइम, स्कूल टाइम से जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसको अंदर अपने उसने इनकलकेट कर ली। दूसरों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, दूसरों के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब 10 साल के बाद में आके अब दूसरे उसको बता रहे हैं कि स्कूल टाइम पे ना जाना गलत बात है, तो जान लिया स्कूल टाइम पे ना जाना गलत बात है। वो जैसा वो लोग समाज में बता रहे हैं वैसा वो कर रहा है, जो दूसरे बता रहे हैं, जो वो देख रहा है समाज में कि क्या सही है क्या गलत है। लोग किसको गलत मान रहे हैं उसको वो गलत मान रहा है, लोग किसको सही मान रहे हैं उसको वो सही मान रहा है। इसको भी
फिर दो लेवल में बांट दिया गया, दो पार्ट में। पहला गुड बॉय बैड बॉय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ये मतलब दिया रहेगा कि कोई काम है, उसको कोई लड़का सोचता है कि ऐसा करूँगा तो मुझे टीचर गुड बॉय या गुड गर्ल कहेगा, और ऐसा करूँगा तो गुड बैड बॉय या बैड गर्ल बोलेगा। किसी चीज़ को अच्छा करके ये अप्रेजल लेना, ये कौन सी स्टेज में है? ये आपके कन्वेंशनल स्टेज में। और गुड बॉय वर्सेस बैड बॉय का लॉजिक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको किसी न किसी का पेपर में मिलेगा। जब मैंने दिया था तो मुझको वाला क्वेश्चन मिला था। अब इसमें से यही है कि टॉपर होगा, क्लास में टॉप करेगा तो गुड बॉय बोला जाएगा या गुड गर्ल कहा जाएगा। फेल होगा तो बैड बॉय या बैड गर्ल बोला जाएगा। कोई अच्छा काम करेगा तो गुड बॉय या गुड गर्ल बोला जाएगा। कोई बुरा काम करेगा क्लास में तो बैड बॉय या बैड गर्ल बना जाएगा। तो ये चीज़ होता है, जैसे कि गुड बॉय मॉनिटर बना दिया ऐसे करके, मतलब अच्छा किया तो गुड बॉय या गुड गर्ल, ख़राब काम कर रहा है टीचर बैड बॉय या बैड गर्ल का उसको खिताब दे रही है कि तुम ऐसे हो क्लास में। दूसरा पार्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन शायद नहीं आए लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। जैसे कानून, लॉ है या समाज में जो भी ऑर्डर है, मतलब उसको लॉ को फॉलो करने की जो भावना होती है वो डेवलप हो चुकी होती है, डेवलप कर लेता है कि भाई हमको गाड़ी चलाना है तो लेफ़्ट से चलाना है। ठीक है, अगर साइकिल रोड पे चला रहे हैं तो लेफ़्ट से चलाएंगे, बाइक चला रहे हैं तो लेफ़्ट से चलाएंगे। ट्रैफिक रूल्स को हमको फॉलो करना है। ट्रैफिक रूल अगर हम स्किप करेंगे तो चालान होगा, फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो हमको ट्रैफिक रूल को स्किप नहीं करना है, तो उसको पता चल जाता है कि ये हमारे लॉज हैं, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था है, इसको हमको नहीं तोड़ना है, इसको हमको फॉलो करना है। वो चीज़ के अंदर डेवलप हो जाती है। तीसरी स्टेज और आखिरी स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज। पहला हमने आपको बता ही दिया है। पहली स्टेज आपको वो रिवर्स कर दे, 4 से 10 साल की थी। दूसरी आपकी 10 से 13 साल की थी। अब चौथी आ गई 13 साल के ऊपर, ये हो गई। तो इसमें क्या आपको याद करना है? पहला तो 13 साल के ऊपर की स्टेज जो होती है उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। खुद के डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप हो चुकी है, सेल्फ डिसीजन। समाज के जरिए डिसीजन नहीं लेता है, दूसरों के मानक से कोई मतलब नहीं। जिसको जो सोचना है सोचे, वो करेगा क्या? खुद की। जैसे कि कहावत कही गई कि सुनो सबकी करो मन की। ये लॉजिक, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। सबकी सुनेगा, सबकी देखेगा, लेकिन किसकी करेगा? किसकी? अपनी। समाज कुछ भी कहे, जिसको जो बोलना है बोले, हम करेंगे वही जो हमें अच्छा लगेगा। ये एज कब डेवलप हो जाती है? 13 ईयर्स प्लस में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जैसे ये है तो ट्रिक इसकी ऐसे लिखिए, पोस्ट कन्वेंशनल PCS, मतलब वो PCS ऑफिसर बन रहा है। सपोज ट्रिक आपको बता रहे हैं कि PCS ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? खुद के डिसीजन लेगा। वो इतना पावर में है कि वो खुद के डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है रिलेट करके। 2 लेवल में इसको भी बांटा गया है। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, इसका देखिए ट्रिक हमने बना दिया। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, मतलब नियम तोड़ने के लिए ही बनाए गए। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो तोड़ दो उस नियम को। जैसे कि अगर रेड लाइट स्किप करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो तोड़ दो रेड लाइट को। जैसे हिंस ने चोरी करके किसी की जान बचाई, अपनी वाइफ की जान, तो चोरी कर दिया उसने। तो वही चीज़ है कि नियम तोड़कर ऐसी कोई सख्त वो नियम नहीं है। अगर किसी नियम को तोड़ के किसी की जान बच सकती है, किसी का भला हो सकता है, तो तोड़ दो नियम। नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं, ऐसा रियलिटी नहीं है। ऐसा हम आपको इसके ट्रिक में बता रहे हैं कि ऐसे आपको उसमें ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिक्स की बात हो तो आप बस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 लोग को याद कीजिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने क्या कहा था? दूसरों के मानक और दूसरों की सोच से कोई मतलब नहीं। इन्होंने गांधी जी की प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया, इन्होंने वायलेंस फॉलो किया। गांधी जी नॉन वायलेंट थे, तो दूसरों के मानक से कोई मतलब नहीं था। खुद का डिसीजन सर्वोपरि और फाइनल बताया कि जो भी है खुद का डिसीजन लेंगे। दूसरों के फ़ायदे के लिए, देखिए क्वेश्चन आ चुका है इसका, दूसरों के फ़ायदे के लिए जान तक देने की क्षमता। जान तक दे देने पर इंसान किस लेवल पे चला जाता है? वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। यहीं से लेकर यूनिवर्स ट्रिक आपको बता रहे हैं। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, मतलब दूसरों की बात हो रही है। तो दूसरों की बात जब आ रही, तो अगर दूसरों की जान बचाने पे खुद की जान भी जा रही है तो वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज
के अंदर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में वो आएगा। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश को आज़ाद कराने के लिए खुद की जान की बाजी लगा दी। चाहते तो ये भी बैठते, जैसे सब बैठे हुए थे वैसे ये भी बैठ जाते, इनको क्या ही पड़ी थी। लेकिन क्या था इनके अंदर, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन था, ये चीज़ थी। तो आज हमने आपको बता दिया है कोलबर्ग के बारे में सारी चीज़, A to Z चीज़, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हमने आपको बताया है। बाकी आज मेरा ये 12th वीडियो था। 11 वीडियोज़ मैंने कवर करा चुके हैं। वो 11 वीडियो करीब 15-15 मिनट के हैं, जिनको जो कंटेंट तैयार किया गया उसको मैं लिख के कराऊंगा तो वो 1 आवर के ऊपर कंटेंट है। लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको क्रिस्प करके अप टू द पॉइंट सिर्फ 15-15 मिनट के लेक्चर बना दिए हैं। उन 11 वीडियोज़ को देखकर आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो करीब 20 मार्क्स का, और मैंने आपको बताया था कि 12-20 वीडियो तक टोटल इसमें बनाऊँगा, 20 से 25 वीडियो। 11 वीडियो मैंने बना चुके हैं, बच्चे करीब 8 से 10 वीडियो। वो देखने, ये बचे हुए वीडियो जो मैं बनाऊँगा इनको देखने के बाद 25+ मार्क्स गारंटीड हैं। हिंदी पेडागोजी में मैंने 1/3 करके एक वीडियो डाल दी है, मतलब हिंदी पेडागोजी को मैंने 3 वीडियो में ख़त्म करने की बात कही है। एक वीडियो मैंने डाल दी है, 2 और डालेंगे, इसके बाद आपका हिंदी का सारा पेडागोजी कवर, सारा डर ख़त्म। फिर रही बात आपकी इंग्लिश की, तो अभी EVS के नोट्स नहीं रेडी कर पाए हैं, और हिंदी बता दी आपको, ग्रामर अपने आप कर लीजिए, कोई पैसेज वगैरह कोई ज़्यादा वो नहीं है। इंग्लिश में पेडागोजी के नोट्स मेरे पास खुद के हैं, और उसको मैं डाल दूँगा 3 से 4 वीडियोज़ में, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपकी पूरी पेडागोजी में पूरे मार्क्स आपके उससे आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैथ्स आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम बचेगा तो लास्ट में मैं प्रैक्टिस करा दूँगा। थैंक यू।